अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे बेटा। आज बेटा जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक का रिव्यू है, जिसे बुक के अंदर आपका रिव्यू 1 के तौर पर मेंशन किया गया है। ये ओवरऑल जो एक्सरसाइज है इस रिव्यू के अंदर आज हम उसको देखने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात देने हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया बेटा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबको समझ आएंगे। हाउ डज द आथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स। मुसन्निफ ज़माना जहलियत के अरबों के बारे में क्या राय रखता है। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एंड द एविडेंस सपोर्टिंग योर इन्फरेंसेस। मिसालें और शवाहिद लिखें जो आपके नताइज की तायीद करते हों। चलिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। द आथर मुसन्निफ व्यूज़ देखता है द प्री इस्लामिक अरब्स ज़माना जहलियत के जो अरब थे एज अ पीपल वो लोग विद रिमार्केबल शानदार नेचुरल एबिलिटीज़ जो कुदरती खसूसियात थी, स्पेशली ख़ास तौर पर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी उनकी यादाश्त हो गई, एलोक्वेंस उनकी फसाहत हो गई, एंड पोएटिक एक्सप्रेशंस और उनके शायरी का जो इजहार मिलता है। डिस्पाइट लिविंग इन अ सोसाइटी फील्ड विद इग्नोरेंस, एक ऐसे मुआशरे में रहने के बावजूद जो कि जहालत से एंड सोशल इवेंट्स और बुराइयों से भरा हुआ था। मुसन्निफ ज़माना जहलियत के अरबों को फितरी तौर पर गैर मामूली सलाहियतों वाला कौम समझता है, ख़ास तौर पर इनकी यादाश्त, फसाहत और शायरी के इजहार के लिहाज से, हालांकि वो एक जाहिलाना और बुराइयों से भरपूर मुआशरे में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। हाउ कैन पैट्रियोटिज्म हेल्प people work together during tough times like during a natural disaster or a pandemic। हुब्बुल वतन किस तरह कुदरती आफत या वबा जैसे मुश्किल वक्त में लोगों को मिलकर काम करने में मदद देती है। पैट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी इनकरेजेस हौसला अफजाई करती है पीपल लोगों की टू हेल्प ईच अदर कि वो एक दूसरे की मदद करें, एंड स्टैंड यूनाइटेड और यकजा होकर रहें फॉर देयर कंट्री अपने मुल्क के लिए। हुब्बुल वतन लोगों को या हुब्बुल वतनी लोगों को एक दूसरे की मदद करने और अपने वतन के लिए मुत्तहिद होने की तरगीब देती है। ड्यूरिंग टफ टाइम्स मुश्किल औकात में लाइक नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कुदरती आफात आ गई और पेंडेमिक्स या वबा वगैरह आ जाती है। पैट्रियाटिक पीपल हुब्बुल वतन जो है या मुहिब्बान वतन जो है वर्क टुगेदर एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। बाय वॉलंटियरिंग रज़ाकाराना तौर पर, डोनेटिंग अतियात देते हुए, एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स और हिफाजती उसूलों पर अमल करते हुए टू प्रोटेक्ट अदर्स दूसरों की हिफाजत करते हैं या दूसरों की हिफाजत करते हुए। कुदरती आफात या वबा के दौरान मुहिब्बे वतन या मुहिब्बान वतन अफराद रज़ाकाराना खिदमत, अतियात देने और हिफाजती उसूलों पर अमल करके दूसरों को बचाते हैं। दे पुट द नेशंस नीड्स जो कौम की ज़रूरियात होती है अबव देयर ओन अपनी तरजीहात से या अपनी ज़रूरियात से आगे रखते हैं। एंड शो काइंडनेस और रहमदिली दिखाते हैं, यूनिटी यकजहती दिखाते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। वो अपनी ज़ात से पहले कौम के मफादात को तरजीह देते हैं और हमदर्दी, इत्तेहाद और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, जो कि आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही खूबसूरत नज़म जो है डैफोडिल्स वहाँ से लिया गया है। आइए इसको देखते हैं बेटा। हाउ डज द साइट ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द पोएट्स मूड इनिशियली एंड लेटर व्हेन ही रिकॉल्स द सीन। जो नरगिसी फूल हैं, नरगिसी फूलों का मंजर शायर के मिजाज पर शुरू में और बाद में जब वो उसे याद करता है क्या असर डालता है। इसके आंसर की तरफ आते हैं बेटा। इनिशियली शुरू में या इब्तदा में, व्हेन द पोएट जब शायर सीज देखता है द डैफोडिल्स नरगिसी फूलों को, ही फील्स हैप्पी वो खुशी महसूस करता है, एंड अमेज्ड और उन पर जो है वो हैरान होता है, बाय देयर ब्यूटी उनकी खूबसूरती देखकर, एंड लाइवली डांस और उनके इस जिंदा यानी जो एक रक्स होता है उसको देखकर, इन द ब्रीज हवा में। शुरू में जब शायर नरगिस के फूलों को देखता है तो वो उनकी खूबसूरती और हवा में झूमने या रक्स करने से खुश और हैरान हो जाता है। द साइट लिफ्ट्स हिज मूड एंड फिल्स हिज हार्ट विद जॉय। ये मंजर उसका मूड या रवैया बेहतर कर देता है और दिल को खुशी से भर देता है। लेटर बाद में, व्हेन ही इज अलोन एंड सैड जब वो अकेला और अफसुर्दा होता है, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स कम्स टू हिज माइंड। वो नरगिसी फूलों की जो एक झलक थी वो उसके आंखों के सामने आ जाती है, एंड ब्रिंग्स हिम पीस और उसको राहत बख्शती है, सुकून बख्शती है, अमन देती है, एंड हैप्पीनेस अगेन और इस तरह से वो उससे दोबारा खुश हो जाता है। बाद में जब वो तन्हा और अफसुर्दा होता है तो नरगिसों की याद उसे सुकून और खुशी देती है और उसका मिजाज जो है वो बेहतर हो जाता है। द सीन कंटिन्यूज टू कंफर्ट हिम एंड ब्राइटन हिज मूड और इस तरह से ये जो मंजर होता है ये उसको मजीद जो है वो उसके मूड को खुशगवार करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4 हज़रत आसमा वाले चैप्टर से लिया गया है बेटा। आइए इसको देखते हैं। असेस द इम्पैक्ट ऑफ हज़रत आसमास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंट्रीब्यूशंस ऑन सक्सेसफुल माइग्रेशन। What might have happened if she had not provided the support? हिजरत के दौरान हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमात का असर बयान करें। अगर वो मदद ना करती तो क्या हो सकता था। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ब्रेवली बहादुरी से सपोर्टेड हिमायत की द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय सीक्रेटली राजधानी से ब्रिंगिंग फूड खुराक को लाते हुए, एंड कीपिंग द माइग्रेशन प्लान हिडन और जो हिजरत का मंसूबा था उसको राज रखते हुए। विदाउट हर हेल्प उनकी मदद के बगैर द एनिमीज दुश्मनों ने माइट हैव फाउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह से उनकी मदद के बगैर जो दुश्मन थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया होता, रिस्किंग द सक्सेस ऑफ द माइग्रेशन, जिससे हिजरत जो थी वो कामयाब ना हो पाती। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहादुरी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया तौर पर खाना पहुंचाया और हिजरत का मंसूबा राज में रखा। अगर वो मदद ना करती तो दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर सकते थे, जिससे हिजरत नाकाम हो सकती थी। आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह से वो गुस्सा थे तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, जो कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ? आपके ख्याल में कारोबारियत सिर्फ मुआशी तरक्की के अलावा मुआशरे पर किस तरह से असर अंदाज होती है? एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स सोसाइटी बाय एम्पावरिंग पीपल स्पेशली वीमेन।
कारोबारियत जो है वो लोगों को खुद मुख्तार करती है, ख़ास तौर पर औरतें। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, ये क्या कर, ये सिंफी मसावात को फ़रोग देती है। एंड सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और ये तालीम और सेहत जैसे जो मसाइल हैं मुआशरे के, उन पर तवज्जो देती है। इट इम्प्रूव्स लाइव्स बियॉन्ड जस्ट अर्निंग मनी, या इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप कह सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने से बढ़कर जिंदगी को बेहतर बनाता है। कारोबार या कारोबारियत लोगों, ख़ास तौर पर ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाकर, सिनफी मसावात को फ़रोग देकर और तालीम और सेहत जैसे मसाइल को हल करके मुआशरे की मदद करता है। ये सिर्फ पैसा कमाने से बढ़कर ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। आई होप कि इन क्वेश्चंस की बेटा आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा पोर्शन बेटा वो कैब का है। वो कैबलरी जो आपको यहाँ पे दी गई है, इनकी एक झलक देखते हैं बेटा। यहाँ पे आपको कहता है कि यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। 5 एक लफ्ज़ यहाँ पे दिए गए हैं। इन 5 अल्फाज को बेटा उनकी प्रोनंसिएशन लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। उनके डिक्शनरी मीनिंग्स लिखने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और इसी तरह उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच बनता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। तो चले देखते हैं। सबसे पहले आपके पास लफ्ज़ है बेटा सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई को। यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया बीइंग एलोन, अकेले होना। ये अगर देखा जाए तो ये नाउन बनता है, और इसकी प्रोनंसिएशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा डिवोशन। डिवोशन होता है अपने आप को वक्फ करना, या वफादारी भी आप कह सकते हैं। तो इसकी प्रोनंसिएशन मैंने यहाँ पे बेटा मेंशन कर दी है। और जहाँ तक बात करते हैं इसकी डिक्शनरी मीनिंग की, ये लॉयल्टी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह ये भी आपके पास जो है वो नाउन बनता है। नेक्स्ट है बेटा जोकंड। जोकंड कहते हैं पुरमुसरत या खुश मिजाज भी आप कह सकते हैं। इसकी प्रोनंसिएशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बेटा। तो अगर मीनिंग की तरफ आते हैं, डिक्शनरी मीनिंग इसके बनते हैं चेयरफुलनेस। और ये जहाँ तक बात है चेयरफुलनेस की, तो ये आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बनता है, क्योंकि ये एक क्वालिटी है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा कैप्चर। कैप्चर पकड़ने को कहते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि किसी चीज़ पर काबू पाना, तो इसकी प्रोनंसिएशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बेटा। इसी तरह टू टेक कंट्रोल ऑन समथिंग, ये आपके पास जो है कैप्चर, ये फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, तो आप यहाँ पे भी आप मेंशन कर दें। लास्ट वर्ड हमारे पास है बेटा इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है जदीदी, जिसमें जिद्दत हो, जदीद हो, नया हो। तो इसकी प्रोनंसिएशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस्ड, जदीद। और ये भी आपके पास जो है वो एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव क्या होता है कि क्वालिटी को यहाँ पे रेफर करता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। कुछ लफ्ज़ जो हैं इनको हाईलाइट कर दिया गया है, बुक में भी आपके ये हाईलाइटेड हैं। तो इनके मीनिंग्स जो हैं ये आपके चैप्टर नंबर 6 से ली गई है ये एक्सरसाइज। तो इसको देखते हैं बेटा। पहला लफ्ज़ आपके पास है प्रोक्रास्टिनेटिंग। सेंटेंस है आपके पास तासीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रास्टिनेटिंग। तासीर जो है वो हमेशा टाल मटोल का शिकार रहता, टालता रहता, हमेशा चीज़ों को जो है ना छोड़ता रहता कि बाद में कर लूँगा। तो प्रोक्रास्टिनेटिंग क्या होता है? टाल मटोल करना, छोड़ देना, डिले करना या पोस्टपोन करना। प्रोक्रास्टिनेटिंग मीन्स delaying or postponing tasks or decisions unnecessarily। नेक्स्ट बेटा आपके पास बी है, इसमें he decided to impart। impart कहते हैं बांटना, देना, या एक तरह से आप कह सकते हैं कम्युनिकेट करना या कोई मैसेज डिलीवर करना। अ वैल्यूएबल लेसन। impart means to convey, share or communicate information, knowledge or skills। तीसरा सेंटेंस है बेटा हमारे पास तासीर
eagerly began by pouring the sand into the jar followed by the pebbles. यहाँ पे eagerly एक मेंशन किया गया है बेटा. eagerly क्या होता है? खुशी खुशी से किसी चीज़ को बड़े तवज्जो के साथ या खुशी खुशी करना. तो यहाँ पे उसके मीनिंग्स मैंने मेंशन कर लिए. eagerly means with great interest, enthusiasm और willingness. लास्ट हमारे पास सेंटेंस है बेटा, his classmates listened intently. intently कहते हैं पूरी तवज्जो के साथ, with full concentration, and many of them decided to try the same approach. approach कहते हैं methodology को, method को. तो intently means with full focus, concentration और attention. इसी तरह आपने कहना है approach के लिए भी जो है methodology या method, तरीकाकार जिसे आप कहते हैं बेटा. नेक्स्ट हमारा पोर्शन है बेटा ग्रामर पोर्शन है, जिसमें खास तौर पर बेटा चंद एक एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को, मीन के आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो देखते हैं बेटा, ज़ीशान वॉज फीलिंग वेरी, यहाँ पे आपके पास खाली जगह दी गई है, तो मैंने वहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ऐड करना है, तो मैंने नर्वस को जो है ना ऐड कर दिया है. ज़ीशान वॉज फीलिंग वेरी नर्वस या एंशियस भी आप कह सकते हैं अबाउट द अपकमिंग टेस्ट. सेकेंड सेंटेंस है बेटा हमारे पास, यहाँ पे हमने वर्ब लगानी थी खाली जगह में, तो मैंने यहाँ पे हिट लगाई है. शी हिट द बॉल एंड इट फ्लू अक्रॉस द फील्ड. इसी तरह तीसरा सेंटेंस है बेटा, दे वेंट. एडवर्ब लगाना था. एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की नौइयत को बताता है, तो मैंने यहाँ पे आउटसाइड लगा दिया है. दे वेंट आउटसाइड टू फाइंड देयर मिसिंग कैट. इसी तरह फोर्थ है बेटा हमारे पास, यहाँ पे इंटरजेक्शन लगाना था, तो इंटरजेक्शन में मैंने वाओ लगा दिया. वाओ दैट्स अ ह्यूज फिश. पांचवें की तरफ आते हैं बेटा, यहाँ पे हमने नाउन लगाना था, तो नाउन की जगह पे मैंने बैग ऐड कर दिया है. द बैग वॉज फिल्ड विद बुक्स एंड मैगजीन्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारी आसान सी एक्सरसाइज है, जिसमें हमने टेंस की सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये टेंस कौन सा है. सिंपल से विल शेल जो है वो फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं. अगर विल शेल के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है. तो हमारे पास पहला सेंटेंस जो है, ज़ीशान विल विजिट हिज ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीकेंड. तो ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना बेटा. इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ज़ारा वॉज कुकिंग. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके पास वॉज आ गई है और कुक की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है. इससे मुराद है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना. जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं तो इज एम आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होता है, वॉज वर्ब जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाए तो वो आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है बेटा. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं बेटा, दे हैव कंप्लीटेड. अब जहां तक बात करते हैं बेटा, हैज हैव हैड, ये जो है बेटा ये आपके अगर ऑक्सिलरीज के तौर पे इस्तेमाल हो, इनके साथ मीन के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, तो ये दो टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं. अगर हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है. अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है. तो क्योंकि यहाँ पे हैव है तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना बेटा. नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, ज़ीशान हैड ऑलरेडी. यहाँ पे देखिए हैड आ गया, हैड ऑलरेडी लेफ्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई. तो जैसे अभी हमने बात की थी तो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा. हैड पास्ट की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्शन की बात कर रही है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया बेटा आपके पास. इसी तरह शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड. अगेन जो है ये आपके पास दोबारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी बेटा. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करनी है इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स की बेटा. इन्फिनेटिव क्या होता है? जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आप टू लगा देते हैं तो ये आपके पास इन्फिनेटिव बनती है. जहाँ पे पार्टिसिपल की बात आती है बेटा, पार्टिसिपल जो है वो ऑलमोस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पे मेंशन की गई हो ऑलमोस्ट ऐसी होती है ना, जो रेगुलर या इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से हम देखते हैं. दूसरी तीसरी ऑलमोस्ट सेम होती है. मीन कि आप कह सकते हैं कि जब तो एक तो पैसिव फॉर्म में आ सकता है या फिर
दूसरी या तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब जो ऑलरेडी मेंशन्ड हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास पार्टिसिपल बनता है। तो जैसे यहाँ पे आपके लिए जो है ना यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से देखते हैं बेटा। पहले एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला सेंटेंस है बेटा आपके पास ही लाइक्स टू स्विम। टू स्विम आ गया तो ये आपके पास इन्फिनेटिव टाइप बनी बेटा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, वॉकिंग। वॉकिंग आ गया, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन बना दिया जाए तो उसको हम जेरंड कहते हैं बेटा। यहाँ पे वॉक जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ उसने आईएनजी लगा के उसको क्या किया, वॉकिंग कर दिया। वॉकिंग इन द पार्क रिलैक्सेस मी, तो ये आपके पास कौन सा बना बेटा, जेरंड फॉर्मेट बना। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, द ब्रोकन। ब्रोकन जो है ये मीन के एक तो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, डेफिनेट सी बात है कि तो ये आपके पास पार्टिसिपल बनेगा। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, तो ये आपके पास पार्टिसिपल बना बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं बेटा, शी हर्ड द क्राइंग बेबी। हाँ, क्राई आपके पास जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे हम अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो क्राइंग एक तरह से नाउन बनता है, लेकिन क्योंकि ये क्राइंग जो है बेटा ये इस बेबी को डिफाइन कर रहा है, ये इस बेबी के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये क्राइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा हमारे पास। ये मैंने यहाँ पे भी उसको मेंशन कर दिया, पार्टिसिपल है नॉट जेरेंड। वजह भी बताइए क्यों, क्योंकि क्राइंग हियर डिस्क्राइब्स द बेबी, बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, इस वजह से ये आपके पास पार्टिसिपल बनेगा बेटा। नेक्स्ट है पांचवा आपके पास बेटा, दे वांट टू विजिट। टू विजिट आ गया तो डेफिनेट सी बात है ये आपके पास बेटा है इन्फिनेटिव ही बनेगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, करेक्ट पंक्चुएशन की तरफ आते हैं। करेक्ट पंक्चुएशन बेटा, पहला सेंटेंस है आपके पास, ज़ीशान एंड किरण। ज़ीशान का Z कैपिटल हो गया, किरण का K कैपिटल हो गया। वेंट टू द मार्केट, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया, T कैपिटल कर दिया। दे बॉट फ्रूट्स, कॉमा लगा के, वेजिटेबल्स, कॉमा एंड ब्रेड। इसी तरह सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं बेटा, अपोस्ट्रोफी इसके साथ क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यहाँ पे इट जो है वो डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, डोंट का D कैपिटल कर दिया और एंड पे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तीसरा सेंटेंस है बेटा, शी सेड I'll meet you at the cafe। शी सेड के बाद कॉमा लगा के कोटेशन मार्क, हमने इसको एक डायरेक्ट स्पीच बना दी। I'll meet you at the cafe, फुल स्टॉप लगा के, क्योंकि एक क्लास मुकम्मल होती है तो हमने कोटेशन मार्क लगा दी। फोर्थ की तरफ चलते हैं बेटा, ये भी उसी तरह से कोटेशन मार्क लगा के, क्योंकि ये किसी और के कहे हुए अल्फाज हैं। वेयर इज़ द लाइब्रेरी, वो क्वेश्चन मार्क लगा के कोटेशन मार्क लगा दिए। ही आस्क्ड, एंड पे जो है हमने फुल स्टॉप लगा दिया। पांचवा बेटा, द बुक्स कवर। बुक्स कवर तो है, हमने इस वजह से इसके साथ अपोस्ट्रोफी S लगाया है क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है। द बुक्स कवर वाज टॉर्न, आगे कॉमा लगाया, फिर बट लगा के, बट द पेजेस वर इंटैक्ट, तो साथ में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। लास्ट इसकी हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा, जो कि हमने ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक शॉर्ट सा पैराग्राफ बनाना था, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया बेटा। आइए इसको पढ़ते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। बिकॉज इट कीप्स मी एक्टिव, ये मुझे मुतहर्रिक रखता है, क्योंकि ये मुझे मुतहर्रिक रखता है। फर्स्ट, पहले, आई प्रैक्टिस एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स इन द नियर बाई ग्राउंड। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ शाम में अपने साथ वाले ग्राउंड में, मैदान में मश्क करता हूँ। देन, फिर, वी प्ले अ मैच टू टेस्ट आवर स्किल्स, फिर हम एक मैच खेलते हैं जिसमें हम अपनी महारत को देखते हैं। मोर ओवर, मज़ीद ये कि क्रिकेट हैज़ टॉट मी, क्रिकेट ने मुझे ये सिखाया है, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, क्रिकेट ने मुझे टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त सिखाया है। आई होप टू ज्वाइन माई स्कूल्स क्रिकेट टीम नेक्स्ट ईयर, मुझे उम्मीद है कि अगले साल मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में हिस्सा लूँगा या शामिल होऊंगा। आई होप कि बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर तो आपके बेटा कोई सवाल हैं तो आप दोबारा
पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट अगर रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको जो है ना मज़ीद एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मिलते हैं बेटा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।